अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 जो कि हमारी CUI का यूनिट 5 चैप्टर है, जिसका नाम है यूनिट है जो कि नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, तो कैसी चल रही है तैयारी? सबसे पहले चलो अच्छी चल रही होगी, और मेरी वीडियोस देख लो तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ना, ये रिलेटेड है हमारे बिजनेस से, यानी बिजनेस के जो मॉडल होते हैं, हमारी जो कंपनियां हम लोग ये देखते हैं हमारे देश में किस तरीके से काम करती है, मतलब कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब किस तरीके से वो अपनी कंपनी को रन करा रहे होते हैं, वो सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से समझ लो पूरी वीडियो को, अच्छे बस देखते रहो। और हाँ, नोट्स बना लो, थोड़ा की पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि वो रट लो एकदम अच्छे से, ताकि तुम वहाँ पे जाओ, पेपर दो, और की पॉइंट लिखते ही तुम्हें ध्यान में आ जाए चीज़ें ये क्या क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल ट्रेडर क्या होता है। यानी सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर इज द सिंपलेस्ट बिजनेस फॉर्म वेयर अ सिंगल इंडिविजुअल इज द एग्जीक्लूसिव ओनर। यानी सोल ट्रेडर को हम लोग ये कहेंगे भाई कि जो एक सोलो पर्सन चला रहा होगा। ठीक है, तुम लोग जो BGMI PUBG खेलने वाले बंदे हो, तुम लोग को पता है सोलो क्या होता है। सोलो यानी इंडिविजुअल, और वही सोल ट्रेडर होता है। यानी सोल ट्रेडर जो होता है ना, वो एक बंदा होता है जो अपना पूरा बिजनेस को रन करा रहा होता है। ठीक है, इसके अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम लोग, तो सबसे पहले आता है लीगल एंटिटी, जिसमें होता है द बिजनेस हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, लीगली द ओनर एंड द बिजनेस आर द सेम एंटिटी। ठीक है, मतलब कोई इसमें लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो बंदा होता है ना, वही अपने आप को, अपना बिजनेस को सेम चला रहा होता है, क्योंकि उसे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब है कि यानी दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क बिकॉज देयर इज नो लीगल विल एंड बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस। The owner is personally responsible for all the business debt. If the business fail, personal asset can be seized. मतलब देखो इसमें क्या होता है, ये पूरा 100% रिस्क भी चल रहा होता है और प्रॉफिट भी 100% ही होता है। ठीक है, कैसे देखो, अगर बाई चांस एक बंदा, सिंगल बंदा, जैसे मान चलो मैं अपना बिजनेस खोल रहा हूँ, या तुम अपना बिजनेस खोलना चाहो, कोई भी खोलना चाहो, या कपड़ों की ब्रांड खोल रहे हो, तुम कपड़ों की दुकान खोल रहे हो, तो तुम कपड़े ला रहे हो, बेच रहे हो, ला रहे हो, बेच रहे हो। तो अगर बाई चांस तुम्हारी वो ब्रांड के जो कपड़े तुमने बनाए और उन्हें बेच रहे हो, वो नहीं चले, ठीक है, तो अकेली तुमने ही खोली थी ना अपनी वो दुकान, तुमने किसी को पार्टनरशिप तो किया नहीं था, तो तुम्हें क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तुम अकेले ही कर्जे में जाओगे, अकेले ही फेलियर को वो मतलब अकेले ही फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे होगे। ठीक है, लेकिन वही अगर अदर हैंड पे देखो, द ओनर इज एंटायरली टू 100% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अदर हैंड पे ये चीज है, अगर वो बिजनेस तुम्हारा प्रॉफिट में जाएगा, तो तुम्हें 100% प्रॉफिट हो रहा होगा टैक्स भरने के बाद। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे अपना बंटवारा नहीं करना पड़ेगा भाई कि नहीं ये चीज़ें तुम मुझे भी मतलब टैक्स भरने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें भी तुम्हें मार्जिन बांटना पड़ रहा है सबको। नहीं, तुम सोल ट्रेडर हो, मतलब अकेले तुम उसको एक्सेप्ट अकेले तुम उसका लाभ ले रहे होगे। ठीक है, तो ईजी ऑफ फॉर्मेशन, देयर द मिनिमल फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशन इज जनरली फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव। तो जो क्या है, ये बहुत जल्दी मतलब हो जाता है, क्योंकि इसमें ना कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह इतनी ज़्यादा होती नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी बहुत कम आसानी से हो जाता है। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी प्रॉज में आता है टोटल कंट्रोल ओवर द डिसीजन, प्राइवेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एंड हाई मोटिवेशन सिंस ऑल प्रॉफिट गोज टू द ओनर। मतलब इसका क्या क्या चीजें हैं इसमें, देखो प्रॉफिट में ये लिखोगे कि पूरा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम्हारी डिसीजन होगा, अगर तुम चाहोगे कि दुकान आज खोलनी है या नहीं खोलनी, मतलब इस वे में तुम लोग समझ लो, तो पूरे कंट्रोल तुम्हारे ऊपर ही है ना। इसके बाद तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंट भी तुम्हारा ही रहेगा पूरा। तुम्हें ये नहीं है कि भाई मुझे परसेंटेज बांटना है, मुझे तुम्हें दबाव पड़ रहा है कि भाई तुमने जिससे इन्वेस्टमेंट ली है वो तुमसे कह रहा है कि नहीं सेल ज़्यादा करो, मेरे पैसे मुझे वापस दो, कोई दबाव नहीं है। नहीं, तो तुम कह सकते हो कि हाई मोटिवेशन है और पूरा जो प्रॉफिट होगा तुम्हें आ रहा होगा। ठीक है, कौन सी इसकी बात करें तो इसमें ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि स्ट्रेस ऑफ मेकिंग ऑल डिसीजन अलोन, डिफिकल्टी इन राइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सिंपल सी बात है, अगर तुम कुछ भी अकेले काम कर रहे हो तो ना तुम्हें लैक ऑफ कंटिन्यूटी होने लगती है। जैसे मान चलो अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, ठीक है, अगर वो अकेले जा रहा होता है तो उसका कभी कभी मन करता है कि ना जाऊं, लेकिन अगर उसी एंड पे अगर उसका कोई भाई भाई है, मान लो उसका दोस्त जो बन चुका है जिम का, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं जिम ब्रो, तो अगर वो भी जा रहा है साथ में तो वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। मान चलो एक का मन नहीं हो रहा तो दूसरा कहता है भाई नहीं चल आज चलना है। ठीक है, तो कभी उसका मन नहीं हुआ तो तुम कहोगे नहीं भाई आज चलना है। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहने से क्या होता है, जब तुम्हारे पास एक पार्टनर होता है, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज आ जाता है हमारे इसमें सोल ट्रेडर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप को क्या हम क्या समझते हैं? अब पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सनस, यूजुअली अप टू 20, कैरिंग ऑन अ बिजनेस विद अ व्यू टू प्रॉफिट। ठीक है, तो पार्टनरशिप तो सिंपल है, पार्टनरशिप आजकल कौन नहीं जान रहा है। ठीक है, तो पार्टनरशिप मतलब एक से ज्यादा लोग, यानी कि दो लोग मिल गए या दो से ज्यादा लोग, दो ऐसे यूजुअली 20 तक लोग चले जाएं, तो ये लोग मिलके क्या पार्टनरशिप में अपना बिजनेस खोलते हैं। जैसे कि दो दोस्तों ने डिसाइड किया चल भाई हम लोग ये बिजनेस खोलते हैं, और कई सारे बिजनेस चलते हुए दो दोस्तों ने डिसाइड किया कि भाई हम ये खोलते हैं बिजनेस, और वो चला देते हैं, काफी ले जाते हैं। हीरो होंडा का दो लोगों ने ऐसे खोला था ना, और अपने देश में भी कई सारे दोस्त लोगों ने मिल मिल के ऐसे बिजनेस चलाया, वो काफी ह्यूज प्रॉफिट उसमें कमाया है। ठीक है, अगर इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दो पार्टनरशिप डीड
while not always legally required. Most partnership use a partnership deed or agreement. This document specifies profit sharing ratio, capital contribution and the dispute resolution method. यानी कि दो जब तुम पार्टनरशिप में कर रहे हो ना तो तुम लोग कई सारे लोग क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि उन्हें पता रहता है कि कितना प्रॉफिट जो होगा कितना किस रेशियो में शेयर हो रहा होगा। मतलब कि वर्कलोड जिस पे ज्यादा होगा तो वो प्रॉफिट ज्यादा ले रहा होगा, या जो इन्वेस्टमेंट ला रहा है वो ज्यादा लेगा। मतलब तुम लोग पहले तो वर्क अपना बांट लोगे, भाई तुम ये संभालोगे मैं ये संभालूंगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो भी तुम लोग एक एग्रीमेंट साइन करा लेते हो, उस बेसिस पे बांटते हो, ठीक है। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज, पार्टनर्स शेयर द रिस्क। इफ द बिजनेस कैन नॉट पे इट्स डेप्ट, क्रेडिटर्स कैन sue any one of the partner for the full amount regardless of their share in the business, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो कई बार क्या होता है कि तुम्हारे बिजनेस अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो क्या होता है कि वन ऑफ द पार्टनर क्या करता है, स्यू कर देता है रिगार्डलेस ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को शेयर करने के अलावा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टनर से बिजनेस चल रहा है ना, पार्टनर कोई है तुम्हारे साथ में, तो हम लोग क्या है ड्यूटीज बांट लेते हैं, भाई तुम ये मैनेजमेंट संभालोगे, तुम वर्कलोड संभालोगे, तुम वेयर हाउस संभालोगे, ऐसे ऐसे तुम लोग सब चीजें बांट लोगे। यही चीजें हैं कि वन पार्टनर हैंडल मार्केटिंग, अदर पर्सन जो होगा वो फाइनेंस संभाल रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो दो इसके प्रोज में आता है, मोर कैपिटल कैन रेज्ड कंपेयर्ड टू अ सोल ट्रेडर, shared one decision making reduce pressure and partner can specialize in different area। तो अगर आपके पास ज्यादा पार्टनर है मतलब, तो क्या क्या होगा, सब अपने अपने फील्ड के एकदम बादशाह होंगे। मतलब मान चलो अगर तुम वेब डेवलपमेंट बनाते हो ना, तो तुम्हें पता है कोई फ्रंट एंड अच्छा कर रहा है, कोई बैक एंड अच्छा कर रहा है, तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत अच्छे से बन जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से बिजनेस में भी होता है कि भाई कोई मार्केटिंग अच्छा कर लेता है, कोई वो फाइनेंस अच्छा संभाल लेता है, तो अपनी अपनी फील्ड को कंट्रोल करके रखते हैं और बिजनेस आसानी से अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। और स्ट्रेस कम होता है क्योंकि दो सलाह मिलती रहती है, भाई तू ये कर ये कर ये कर, ऐसे सलाह हो जाती है, ठीक है। कॉन्स की अगर बात करें तो हाई पोटेंशियल फॉर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, स्लोअर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। वन पार्टनर कैन लीगली ब्लाइंड टू द अदर टू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट देयर कंसंट, ठीक है। तो क्या कहते, जो कॉन्स में क्या होता है, अब देखो अगर तुम्हारे बीच में अच्छे संबंध नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप में, तो क्या होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, ठीक है। और अगर दूसरी चीज बात देखो, अगर तुम्हें कोई डिसीजन लेना है, जैसे अगर तुम्हें कुछ लेना होता है ना, तो अगर तुम पार्टनर के साथ जाओ तो तुम्हारी पसंद भी होनी चाहिए, पार्टनर की भी पसंद होनी चाहिए, तब जाके तुम वो चीज़ ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर सोल ट्रेडर होते तो तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते। तो यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन स्लो होता है, कहाँ पे, पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसकी कॉन्स में आ जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में कंपैरिजन तुम लोग आसानी से कर लोगे। बाकी मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है जिससे तुम लोग क्या है आसानी से समझ लोगे कि कैसे कैसे कंपैरिजन होता है। तो कैपिटल बेस की बात करें तो ओनर्स पर्सनल वेल्थ यहाँ पर यूज होती है या फिर बोरो करता है वो कहीं से, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ये लार्जर पूल ऑफ द कैपिटल एज मल्टीपल पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट फंड, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप में कई जगहों से फंड लेते हैं। यहाँ पे डिसीजन स्पीड बहुत फास्ट होती है, नो कंसल्टेंट। और यहाँ पर क्या डिसीजन थोड़ा धीरे स्लो हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सलाह लेनी पड़ती है, एग्री कराना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे क्या होती है, जैक ऑफ द ऑल ट्रेडर, मतलब कि एक पर्सन होता है जो सब संभाल रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या इंडिविजुअली सबको अलग अलग रोल डिवाइड होता है, ठीक है। इसका रिस्क एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पर एक पर्सन ही पूरा इंडिविजुअली पूरा रिस्क ले रहा होता है, उसे 100% प्रॉफिट होगा, 100% लॉस हो सकता है, या उसका बिजनेस अच्छा चल भी सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो मतलब कि अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा सबको मिल रहा होगा, लॉस हो रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा सब लोग उसे झेल रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ें फाइनेंशियल प्राइवेसी की बात करें तो जनरली हाई अकाउंट are not usually made public and hide through the more public partners and access to of the book। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर फाइनेंशियल प्राइवेसी की बात करें तो यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या सबको पता रहता है तुम्हारी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बुक बनी रहती है कि भाई कि तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें जा रही है ना। और यहाँ पर तुम्हारी जो फाइनेंशियल प्राइवेसी है वो तुम्हारे हाथ में रहेगी, ये चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हमारा कंपनी क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़। अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है इक्विटी के हिसाब से, ठीक है, तो अच्छे से समझ लो। इंट्रोडक्शन क्या है कंपनी का, सबसे पहले ये समझते हैं। द वर्ड कंपनी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम एंड पेनिस, ठीक है, मतलब अलग अलग है ना, कम और पेनी। तो ऐसे समझो, कम मतलब टुगेदर होता है, पेनी मतलब ब्रेड। तो ओरिजिनली इसका रिफर्ड क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु ईट टुगेदर एंड डिस्कस बिजनेस, ठीक है। तो इसको बेसिस पे हमने कंपनी का नाम होता है, ठीक है। कंपनी का मतलब समझ गए अब। तो लार्ज टर्म, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ लॉ। इट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ person who contribute money to a common stock to carry out business to or for profit।
ठीक है। तो मेनली ये क्या है कि भाई एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के तहत बना हुआ है, जिसमें क्या होता है कि पूरा जो पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी वगैरह करता है कॉमन स्टॉक टू कैरी आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ फॉर प्रॉफिट वगैरह के लिए, ठीक है। अगर हम लोग कंपनीज एक्ट की बात करें तो दो कंपनीज एक्ट की मतलब अभी तुम लोग को और अच्छे से पढ़ा दूंगा कि कंपनी एक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी कंपनी एक्ट 2013 है, अभी एक और आएगा 1956 पहले पुराना वाला, तो उन दोनों में कंपेरिजन भी समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसके तहत सेक्शन 220 के तहत लिखा हुआ है, डिफाइन अ कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट फॉर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। तो ये एक लॉ बना हुआ है। एक सेक्शन 2 में ये है कि लेस डाउन द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर forming a company, example 7% for a public company, 2% for a company and 1% for the OPC। तो ये सब चीजें क्या है कि मतलब कुछ लॉज हैं जिन्हें अभी हम लोग आगे से अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपनी के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले ये 5 पिलर्स होते हैं। एक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। फिर होता है परपेचुअल सक्सेशन, एंड फिर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉमन सील, एंड लास्ट होता है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ठीक है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। द कंपनी इज अ पर्सन इन द आई ऑफ द लॉ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनरशिप, यानी शेयर्स होल्डर। इट कैन ओनली ओन प्रॉपर्टी, एंटर कॉन्ट्रैक्ट एंड श्योर और बी sue or be the sued its own name। तो देखो कंपनी में क्या होता है कि द कंपनी इज अ पर्सन इन द आई ऑफ द लॉ। पर्सन है मतलब किसकी मतलब कानून के तहत ये कंपनी क्या होती है, पर्सन की तरह काम करती है, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द ओनरशिप, ओनरशिप के अलावा। और इट कैन ओन प्रॉपर्टी वगैरह, एंटर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, एंड स्यू और बी स्यूड इट और ओन नेम्स, ठीक है। मतलब अपने नेम से वो स्यू भी कर सकती है, मतलब तवा वगैरह करना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। तो लीगल एंटिटी होती है। अगर हम अगली बात करें तो अनलाइक अ पार्टनरशिप अ कंपनी नेवर डाई, इफ अ मेंबर डाई और अ लीव मेंबर में कम एंड मेंबर में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो कंपनी होती है ना वो कंटिन्यू चलती रहती है। अगर कोई बंदा अगर चला रहा है बिजनेस अपना, वो मर जाता है, तो कंपनी में क्या होता है कि दूसरा बंदा उसकी जगह पे आ जाता है। जैसे देखते हो ना सीईओ बदलते, सीईओ जो होते हैं वो बदलते रहते हैं कंपनियों के, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर सकते हैं कि भारत पे की, जहाँ पे हमारा असनी ग्रोवर था, उसके बाद फिर उसे हटा दिया गया, तो अभी और कोई बन चुका है। ऐसे ऐसे चीज़ें चेंज होती रहती है, लेकिन कंपनी चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लाइबिलिटी की बात करें तो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे होल्ड, द पर्सनल एसेट आर सेफ फ्रॉम द बिजनेस क्रेडिटर, ओके। एंड कॉमन सील में आता है सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, तो वो साइन नहीं कर सकती डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द कॉमन सील एक्ट एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर, मतलब कंपनी की तरह हम लोग क्या कंपनी की एक सील बना लेते हैं, ठीक है, जिसे मोहर कहते हैं। और वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे काम करते रहते हैं। कुछ उन्हें कोई चीज़ लागू करनी होती कंपनी में, तो वो लोग सील जब तक नहीं लगी तब तक वो मानते नहीं है, ठीक है। Transferability of the shares in public companies, shares are freely tradable on the stock market providing liquidity and the investor। अगर आप लोगों ने ना स्कैम 1992 देखी है तो शेयर्स के मामले में आपकी जो पकड़ है ना वो बहुत मजबूत है, क्योंकि देखो उसमें पूरा बताया गया था शेयर्स को कैसे बेचा खरीदा जाता है, कैसे कंपनी के भाव बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट क्या होता है, शेयर्स का मतलब ही होता है हिस्सेदारी। अभी तुम लोग आगे पढ़ने वाले हो शेयर्स के बारे में भी, ठीक है। चलो हम अगली चीज देखते हैं, स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को अगर हम लोग को मतलब बनाना होता है तो कैसे कैसी चीजें होती है। तो द फॉर्मेशन प्रोसेस टिपिकली डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। सबसे पहले होता है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में क्या होता है कि हम लोग प्रमोट कर रहे होते हैं कंपनी के बारे में। दे कंडक्ट feasibility studies and they choose the company name and get it approved by the registration of companies, यानी ROC, registrar of the companies, and then they appoint in the first directors and professional experts, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह और एक्सपर्ट्स वगैरह को अपॉइंट कर लेते हैं और वो कंपनी का नाम वगैरह डिसाइड कर लेते हैं। प्रमोशन स्टेज पे चलता होता है, ठीक है, ठीक है। फिर होता है हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेज। रजिस्ट्रेशन स्टेज में क्या होता है कि मेमोरेंडम एसोसिएशन यानी एमओए को हम लोग वहाँ पर लागू करते हैं। एमओए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये भी आगे अभी तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन, ये होती है हमारी रूल बुक ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट। फिर हमारा आता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, अ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट हैव बीन मेट, ठीक है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होता है जिसमें हमारा फिजिकल लोकेशन ऑफ द बिजनेस वगैरह होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में हमारा क्या होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या होता है कि वन इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंपनी मस्ट रेज फंड, यानी अगर कोई पब्लिक कंपनी वो क्या करती है, फंड वगैरह रेज करती है। देन हमारा अगला आता है कॉमन्समेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, आफ्टर कैपिटल रेज द कंपनी मस्ट फाइल अ फाइनल डिक्लेरेशन with ROC stating that every subscriber has paid the value of their shares।
यानी कि दो कंपनी की जब फंड वगैरह मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, आरओसी वगैरह जब सब हो जाती है तो वहां से फिर आगे की चीजें फर्दर करते हैं जो कि फाइनल होती है उनकी, ठीक है। A private company can start business immediately after the incorporation stage, but a public company must complete the final stage, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो बस इनकॉर्पोरेशन स्टेज से ही कर सकती है अपना बिजनेस वगैरह, लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उससे सारे स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि हमने चारों स्टेज बताए हैं। अब आते हैं कंपनीज एक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो, ठीक है। कंपनीज एक्ट क्या होता है? द एवोल्यूशन ऑफ द कंपनी एक्ट, सबसे पहले तो आया था हमारा 1956 में कंपनी एक्ट था जो कि ओल्ड था, और फिर नया जो हमारा आया था 2013 का था, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 658 सेक्शन थे, 15 शेड्यूल्स थे, यहाँ पे 470 सेक्शन थे और 7 शेड्यूल्स थे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डिवाइडेड इंटू 13 पार्ट्स एंड डिवाइडेड इंटू 29 चैप्टर्स। फिलोसफी की बात करें तो बेस्ड ऑन दी कंट्रोल एंड अप्रूवल, और इसकी जो फिलोसफी थी वो है बेस्ड ऑन दी डिस्क्लोजर एंड गवर्नेंस, ओके। तो कि न्यू कॉन्सेप्ट जो था 2013 वाले का, उसमें क्या क्या चीजें, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी हो सकती है जिसमें हमारा था अंडर द ओल्ड एक्ट अ मिनिमम 2 मेंबर वर नीडेड, द न्यू एक्ट अलाउ अ सिंगल पर्सन टू फॉर्म अ कंपनी। मतलब जो पहले था ना 1956 में एक्ट, उसके तहत सिर्फ 2 बंदे हो तभी जाके कंपनी बनती थी, लेकिन अब जब नया आया 2013 में जो कंपनी का जो नया एक्ट आया, उसमें एक बंदा सिंगल पर्सन भी कंपनी को रन करा सकता है, ठीक है। फिर हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट CSR अंडर सेक्शन 135। तो CSR वाला केस क्या होता है कि भाई जो जो कंपनी अच्छा कमा रही होती है ना, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कर रही है, तो उन्हें अपनी प्रॉफिट में से 2% जो है ना वो सोशल कॉजेज में खर्च करना पड़ेगा। मतलब सोशल कॉजेज होते हैं ना, गरीब वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह को लगाना पड़ेगा। तो ये चीज है CSR में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी में क्या है, न्यू स्टेटस फॉर कंपनीज फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एसेट विदाउट हैविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ओके। तो ये चीजें हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है क्लास एक्शन सूट्स एंड द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, ठीक है। अ स्पेशलाइज्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी क्रिएटेड टू रिप्लेस द ओल्ड कंपनी लॉ बोर्ड फॉर फास्टर डुप्लीकेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ओके। देन मेजर डिफरेंस क्या क्या है जो ओल्ड वाले और न्यू वाले में, अब ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो बोर्ड कंपोजिशन, वुमेन डायरेक्टर्स का क्या चीज है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड, ये पुराने वाले में था, लेकिन न्यू वाले में क्या हुआ कि मैंडेट कर दिया गया था कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, क्लियर। इसके फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ओल्ड वाले में था कंपनीज को चूज देयर ओन फाइनेंशियल ईयर, मतलब वो खुद से अपना चूज कर सकती थी भाई कहाँ से कहाँ तक उन्हें चलाना है, जनवरी से दिसंबर चलाना है, जुलाई से जून चलाना है, मतलब पूरा 1 साल। लेकिन न्यू एक्ट में क्या मैंडेट कर दिया था कि भाई तुम्हारा जो ईयर चलेगा वो अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक ही चलेगा। तो हम लोग कहते हैं ना एक टर्न पूरा एक राउंड हो चुका है, अप्रैल 1 से हमारा नया सेशन शुरू होता है, 31 पे हमारा वो खत्म हो जाता है, ठीक है, ये चीज। इसके बाद हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो ओल्ड वाले में 50 मेंबर्स होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में, एंड देन हम लोगों ने फिर उससे क्या इंक्रीज कर दिया कि 200 मेंबर्स तक अलाउ है प्राइवेट कंपनीज में, ठीक है, क्योंकि उसे अगर ज्यादा कैपिटल चाहिए, ज्यादा फंड रेस करना हो तो उसके लिए, ठीक है। रोटेशन ऑफ द ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर कुड बी रीअपॉइंटेड इनडेफिनाइटली, ठीक है। लेकिन जो नया एक्ट आया था उसमें क्या किया, प्रिवेंट कर दिया गया था क्लोजनेस बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। द एक्ट मैंडेट द रोटेशन एंड ऑफ ऑडिटर, यानी 5 years फॉर इंडिविजुअल एंड 10 years फॉर फिल्म्स, ठीक है। दो यहाँ पे भी मैंने एक चार्ट बना दिया जिसके तहत तुम लोग अच्छे से समझ लो ये क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ चीजें, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए थे 1956 में और 2013 में। तो आराम से इसे पढ़ लेना, ठीक है, और समझ लेना। और अगर हाँ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उससे कॉन्टैक्ट कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़िया नोट बने हैं, अच्छे से पढ़ लोगे तो पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन दैट मूव्ड इंडिया टुवर्ड अ पेपरलेस एंड मोर ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेशन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से चीजें हो सके कंपनी में, तो ये जो 2013 एक्ट आया था तो उसमें कई सारी चीजें चेंज हो गई थी जो कि बहुत अच्छा रहा था कंपनी उसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ही हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओके। बात करते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं MOA, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, इट डिफाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्ट्स एंड पावर, सेटिंग द बाउंड्री बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट ऑपरेट, ठीक है। तो बेसिक तौर पर अगर हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझे तो ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे लॉज वगैरह डिफाइन होते हैं, ऐसी कंपनी के जो भी लॉज होते हैं वो इसमें डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 256 के तहत ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 डिफाइन द इट एज
द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज परस्यूम्ड टू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इट्स कंटेंट, ठीक है। तो इसमें क्योंकि रूल्स वगैरह लिखे हैं तो सबको नेसेसरी है कि भाई उसे पढ़ लो, अच्छे से समझ लो कि क्या क्या चीज़ें मेमोरेंडम में लिखी हुई हैं, ठीक है। दो 6 क्लॉजेज जो होते हैं एमओए में, जो कि मतलब एकदम दिए गए हैं, ठीक है। तो उन 6 क्लॉजेज को भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज के तहत जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, उसके लास्ट में एंड में क्या वर्ड जोड़ दिया जाता है, लिमिटेड। तो तुम लोग देखते हो ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और जब हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसके एंड में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये दो चीजें हैं नाम में क्लॉज, नेम क्लॉज था। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की बात करें तो इट मेंशन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब क्या होने लगा था जो डिटरमाइन कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के कोर्ट वेयर द लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूट। मतलब ये क्या स्टेट को मेंशन करने लगे थे ताकि जहां इनकी प्रोसीडिंग हुई है लीगली वो चीजें हमें पता चल सके, ठीक है। फिर आता है हमारा द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कहा था दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी। मतलब ये बताता था कि कंपनी को बनाया किस लिए गया है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज, ठीक है। तो इसमें हमारा आता है मेन ऑब्जेक्ट, फिर एंसिलरी ऑब्जेक्ट एंड ये सब चीजें थी, ठीक है। जिसका मेन में था प्राइमरी बिजनेस ऑफ द कंपनी विल परस्यू एंड एक्टिविटीज नेसेसरी टू अचीव द मेन ऑब्जेक्ट, ओके। अगर नोट की हम बात करें तो एनी एक्ट डन आउटसाइड दिस क्लॉज इज कंसिडर्ड अल्ट्रा वाइड्स बियॉन्ड पावर एंड इज लीगली वॉइड, ओके। तो अब जो फोर्थ वाला था वो था हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी में हमारा आता था कि भाई लिमिटेड बाय द शेयर्स होता है, एक था लिमिटेड बाय गारंटी और एक था अनलिमिटेड। इसमें सबका अलग अलग चीजें थी। जैसे कि लिमिटेड बाय द शेयर्स में लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। लिमिटेड ऑफ गारंटी में था लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट मेंबर प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग बाइंडिंग अप। और अनलिमिटेड में है हमारा मेंबर आर पर्सनली लाइबल, ठीक है। कैपिटल क्लॉज की अगर हम लोग बात करें तो दिस क्लॉज स्टेट्स दैट ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। मतलब क्या होता है कि शेयर की जो अमाउंट थी ना भाई, कंपनी वालों ने इस वाले क्लॉज के तहत ये हुआ था मेमोरेंडम के तहत कि जो शेयर होते हैं ना कंपनी के उसे फिक्स कर दिया गया था। फिर उस शेयर की हर एक की वैल्यू भी फिक्स कर दी गई। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 10,000 शेयर है तो उनकी प्राइस क्या होगी, हर एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर देन हमारा 6 जो था आखिरी जो की है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या था कि दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो प्रमोट करते हैं डिक्लेयर द डिजायर ऑफ फ्रॉम दी कंपनी। इसमें देखो पहली बात चीज, अगर पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7% के साइन होने चाहिए थे, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2% के साइन होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये चीज थी। और ईच सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर, ठीक है, सबके पास एक एक शेयर होना चाहिए। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें एमओए की तो बेसिक ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी यूज होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड गाइडेंस टू आउटसाइडर्स, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, ठीक है। ये क्या चीज थी, देखो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द रूल्स रेगुलेशंस एंड बेस लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। जो एमओए होता है ना वो आउटसाइड के लिए होता है, लेकिन ये एओए जो होता है वो इंटरनल पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स शेयर्स या मेंबर्स या शेयर होल्डर, ओके। तो ये सारी चीजें आर्टिकल सेक्शन 25 के तहत ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 define article as the article of association of a company as originally framed or as altered from time to applied in the pursuance of any previous company's law or of this act, ओके। तो जितनी भी डेफिनेशन लिखी हुई ना अच्छे से थोड़ी पढ़ लो बस, वो काम बन जाएगा तुम्हारा। फिर लास्ट इसमें और क्या है, इफ द एमओ इज द आउटर बाउंड्री देन एओए इज द इनर रेगुलेशन, ठीक है। वही चीज अगर एमओए बता रहा है व्हाट द कंपनी कैन डू तो एओए क्या बता रहा है, हाउ इट विल बी डू इट, ठीक है। एमओए अगर हम बता रहा है कि कंपनी क्या कर सकती है तो एओए बताता है कंपनी कैसे करती है, ठीक है। ये चीजें हैं। अगर हम लोग कंटेंट की बात करें एओए की तो उसमें जो शेयर कैपिटल की बात होती है, लीन एंड फॉर फ्यूचर्स ऑफ शेयर्स की बात होती है, ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन ऑफ शेयर्स की बात होती है, मीटिंग्स किस तरीके से होनी चाहिए वो भी बताता है, डायरेक्टर्स की बात होती है एंड डिवाइडेंस एंड रिजल्ट्स की बात होती है, और वाइंडिंग अप की बात होती है कि मतलब द इंटरनल प्रोसीजर जो होता है कैसे उसे कंपनी को डिसाइड करती है कि शट डाउन करना है क्या करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि दिस प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स। मतलब अगर एओए में मतलब कंपनी के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है ना तो आउटसाइडर्स को दखल देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा बाइंडिंग नेचर। वंस रजिस्ट्रेशन द एओए एक्ट एज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट,
इट बाइंड्स मेंबर टू द कंपनी एंड कंपनी टू इट्स मेंबर। यानी कि जब लीगल प्रोसीजर हो जाता है ना, तो कंपनी के लिए ही मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं की ही कंपनी होती है, और कंपनी जो होती है वो मेंबर्स की होती है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। देन होता है हमारा सब ऑर्डिनेंस, जिसमें होता है द एओए सब ऑर्डिनेट टू बोथ कंपनीज एक्ट एंड द एमओए। एनी रूल इन द एओए दैट कॉन्ट्राडिक्ट द एमओए इज कंसिडर वॉइड। ठीक है, कोई रूल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो उसे हम लोग वॉइड मान लेते हैं। ओके, अच्छा थोड़ा इजी हो जाए ना, उसलिए हम लोग क्या मतलब जो एओए होता है उसमें ये चीजें करी गई हैं। मॉडल ऑफ आर्टिकल, जिसको टेबल एफ, टेबल जी और टेबल एच के तहत एफ फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, जी फॉर कंपनी लिमिटेड बाय दी गारंटी विथ शेयर्स कैपिटल एंड एच फॉर दी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। ओके, तो इससे क्या होता है, जल्दी आसानी से वो पता कर लिया जाता है। तो अगर हम लोग एक डिफरेंस देखें एमओए और एओए में, तो क्या है, एमओए द कॉन्स्टिट्यूशन और एओए हो गया में रूल बुक। एमओए डिफाइन करता है कंपनीज रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। इट सेट द बाउंड्री ऑफ व्हाट द कंपनी इज परमिटेड टू डू। एंड एओए होता है हमारा जो कि इंटरनल मैनेजमेंट की बताता है कंपनी का। इट सेट द रूल्स फॉर द हाउ द कंपनी इंटरनल अफेयर्स लाइक मीटिंग एंड डायरेक्टर पावर्स का कैसा कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें। अब ये दो एक टेबल तुम लोग देख पा रहे हो जिसमें हमारा क्या है, एमओए और एओए का डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब तुम लोग नोट्स ले लोगे ना, तो तुम लोग को पूरा आराम से तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है, और पढ़ लोगे तो थोड़ा याद रह जाएगा चीजें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे हमारा अगला टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, जो एज ए सेक्शन 270 कंपनीज एक्ट 2033 के तहत प्रोस्पेक्टस का मीन जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट, यानी डिस्क्राइब्ड। यानी क्या होता है, कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है, इसके तहत वो सब कुछ उसमें लिखते हैं, ठीक है। और तो उसमें क्या चीजें होती है कि देखो, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इन्वाइटिंग फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज और ही सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इसमें ये लोग सब लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब चीजें देते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो आप प्रोस्पेक्टस इज नॉट जस्ट एन इंफॉर्मेशन बुकलेट, इट इज अ लीगल इन्विटेशन टू ऑफर दैट अलाउ अ पब्लिक कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम अ जनरल पब्लिक, ठीक है। तो ये चीज होती है प्रोस्पेक्टस। इसके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें होता है हमारा इन्विटेशन टू द पब्लिक बाय द कंपनी, द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक इन्विटेशन होता है किसकी तरह, तो बाय कंपनी के तहत होता है, रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज। दिस इन्विटेशन मस्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द शेयर्स, ठीक है, मतलब जो भी शेयर्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं सब इसमें मेंशन होते हैं। और इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक ऑन ओवरऑल इन्विटेशन इज नॉट प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था कि टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस कैसे हैंडल करेंगे। तो वो चीजें हमारी हैं, ये दो चार प्रोस्पेक्टस होते हैं हमारे। एक होते हैं एब्रिडजिव प्रोस्पेक्टस, एक होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एक होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। जो हमारा एब्रिडज होता है ना, आप समरी ऑफ द मेन प्रोस्पेक्टस, ये क्या होता है, समरी होती है मेन प्रोस्पेक्टस की, ठीक है, जो कि सेक्शन 33 में है। जो हमारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, ये इसमें क्या होता है, इशूड बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट अलाउ द कंपनी टू इशू सिक्योरिटीज इन मल्टीपल स्टेजेस, ठीक है। तो ये बैंक वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है ना, वो इसे लॉन्च करती हैं। फिर होता है हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इसमें क्या होता है, आईपीओ वगैरह के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इट कंटेन द डिटेल एक्सपेक्ट द प्राइस एंड क्वांटिटी, लेकिन इसमें एक क्या डिटेल मेंशन नहीं होती, जो हमारी प्राइस है और जो हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो सब इसमें मेंशन नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है लास्ट वन डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जिसमें होता है व्हेन अ कंपनी अलॉट शेयर एंड इशू हाउस इंटरमीडिएटरी टू सेल देम टू द पब्लिक, द डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय देम इमीडिएटरी इज डीम्ड। यानी कि अगर कोई चीज हम लोग इशू कर देते हैं तो वो पब्लिकली, तो वो जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो डीम्ड कहलाता है। तो वही हमारा प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। फिर हमारा आता है लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द इशू। तो इसमें हमारी चीजें आती हैं कौन कौन सी, यानी डेटिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगा और एक्सपर्ट कंसेंट होगा, वैलिडिटी होगी, जो कि 90 डेज तक की होती है। तो बस ये आराम से पढ़ लेना, ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो बस थोड़ी बस नॉलेज होनी चाहिए। और लाइबिलिटीज की बात करें तो ये सिविल लाइबिलिटी भी आता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी इसमें भी आता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शेयर्स पे। शेयर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत शेयर्स क्या होता है, शेयर्स मीन दी शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी या इंक्लूड स्टॉक्स, मतलब शेयर होता है एक पार्टनरशिप देना अपनी कंपनी में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यूनिट ऑफ ओनरशिप की, तो अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड, ठीक है। मतलब कि क्या करते हैं हम लोग, कंपनी को पूरा छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर देते हैं और हर एक यूनिट को कोई ना कोई प्राइस होती है, वही हमारी शेयर कहलाता है, ठीक है।
और दूसरी चीज अगर हम बोलें तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। सेक्शन 44 के तहत शेयर्स आर कंसिडर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब मूवेबल इन द सेंस तुम एक जगह से मतलब एक बंदे को शेयर बेच सकते हो, किसी को भी ले सकते हो ना, तो मूव करते रहते हैं ये चीज। और ये प्रॉपर्टी ही है क्योंकि तुम पार्टनरशिप ले चुके हो कंपनी के अंदर, ठीक है। बंडल ऑफ राइट्स, अ शेयर रिप्रेजेंट अ बंडल ऑफ राइट लाइक वोटिंग डिविडेंड एंड द लाइबिलिटीज लाइक ड्यूटी टू पे द अनपेड अमाउंट द शेयर्स, ठीक है। शेयर्स लेने का मतलब वो तुम्हारे पास क्या है, एक बंडल ऑफ राइट आ चुका है, ये चीज है। इसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। तो इसमें हमारा आता है इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसमें हमारे पास वोटिंग राइट वगैरह आ जाते हैं, ये सब आ जाता है। फिर आता है हमारे प्रेफरेंस ऑफ शेयर्स कैपिटल, जिसमें तुम्हारे पास प्रायोरिटी डिवाइड होती है, ठीक है, प्रायोरिटी होती है रीपेमेंट की, और वोटिंग राइट होता है। यूजुअली दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट एक्सेप्ट और मैटर डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स, ठीक है। ये चीजें होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपेरिजन ऑफ एग्जामिनेशन इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस की, तो इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। तो इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये देखो। ये क्या डिवाइडेंड रेट क्या होता है, ये फ्लक्चुएटिंग करता रहता है, ये फिक्स्ड रेट का होता है, ठीक है। इसका फिर ये नो इफ नो प्रॉफिट तो नो डिवाइड, और अगर मतलब अगर प्रॉफिट नहीं हुआ इक्विटी शेयर में तो तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस में क्या होता है, ये चीज नहीं होती। मतलब इक्विटी में तुम्हारे पास क्या होता है, 100% रिस्क होता है, इसमें ज्यादा हाई रिस्क होता है लेकिन हाई प्रॉफिट भी होता है। और जो प्रेफरेंस शेयर होता है इसमें अगर तुम्हारे पास लो रिस्क है तो लो प्रॉफिट भी है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात आगे बात करें तो कैन नॉट बी रिडीम्ड ओनली बाय टू बैक, ठीक है, और मस्ट बी रिडीम्ड विद इन 20 ईयर्स। ये रिडीम भी कर सकते हैं, ये रिडीम नहीं कर सकते हैं। और एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशूज एंड जनरली नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर। अगर बाई चांस मान लो इक्विटी शेयर्स में तुम्हारे पास कोई बोनस प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें वो भी चीजें मिल जाएगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में भी तो चीजें तुम्हें नहीं मिलती। जहां तक तुमने जितना दिया होता है पैसा, उतना ही तुम्हें चीजें मिलती हैं। अगर हम लोग सब टाइप्स की बात करें तो ये क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटेड, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड कन्वर्टेबल और रिडीमेबल। तो कम्यूटेटिव की बात करें, अनपेड डिविडेंड्स एक्यूमुलेट्स आर द पेड इन द फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटेड में क्या होता है कि इज पेड ओनली इफ देयर इज नो प्रॉफिट द ईयर इज नो एरियाज, ठीक है। ऐसे ही पार्टिसिपेटिंग में होता है और नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। ये सब चीजें का डिफरेंस नहीं से ही तुम लोग अच्छे से लिख लोगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर, इस शेयर का इशू करने का तरीका, तो इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, देन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस एंड देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फिर हमारा आ जाता है कॉल ऑन शेयर्स। तो ये सारे ये जो चीजें हैं, ये प्रोसेस है किसका, एक शेयर को अलॉट करने का, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद हमारा आगे चीज आती है डायरेक्टर्स। बात करते हैं अब हम डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स क्या होता है, देखो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट एक्ट एट ऑन इट्स ओन। तो हमने अभी ये जान लिया है कि भाई कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है। तो इट रिक्वायर अ ह्यूमन एजेंसी टू थिंक, डिसाइड एंड एक्ट। यानी कि कुछ लोग इसे चाहिए जो कि हमारे कंपनी के बारे में अच्छा सोचें, उसे आगे बढ़ाएं, उसकी प्रोग्रेस पे ध्यान दें, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल को हम कहते हैं डायरेक्टर, और इन सब की पूरी जो टीम होती है उसे हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर अपॉइंट टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और अगर ये कलेक्टिवली बॉडी को हम लोग कहते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग बोर्ड। तो ये पूरा बनता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीज होती है, और ये लोग डिसाइड करते हैं कंपनी को किस तरीके से रन कराना है, क्या क्या उसमें कंपनी में चेंजेस होने हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत क्या चीजें थी कि मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज में क्या है, 3 डायरेक्टर तो होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो भैया 1 डायरेक्टर होगा, वही जो उसका सीईओ होगा, वही उसका सब कुछ होगा, ठीक है। तो वही चीजें हैं। मैक्सिमम नंबर की बात करें, कंपनी कैन बी हैव अ मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स टू अपॉइंट मोर अस स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय अ शेयर होल्डर्स, ठीक है। इंडिविजुअली अगर ओनली तो ओनली अ लिविंग इंडिविजुअली कैन बी अ डायरेक्टर, अ बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन और अ फ्रेम कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ठीक है। अगर रेजिडेंट डायरेक्टर की बात करें तो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर। यानी कि अगर हमारा कोई डायरेक्टर है उसे इंडिया में 182 डेज तो कम से कम रहना ही चाहिए रेजिडेंट डायरेक्टर, तब वो कहलाएगा। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ठीक है, जो हमारा क्या करता है, सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ओवर अ कंपनीज अफेयर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो होल टाइम डायरेक्टर इन्वॉल्व डे टू डे ऑपरेशन, यानी ये सीईओ वगैरह हो जाए वो हमारे डे टू डे ऑपरेशन को वगैरह को देखते हैं। फिर आते हैं हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हैज नो फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद द कंपनी, दे इंश्योर अनबाइस्ड गवर्नेंस, ठीक है। इन्हें कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं रहता, बस ये रखे जाते हैं ताकि कोई अनवाइज्ड मतलब बाइज्ड ना हो, कोई चीज जो अनवाइज्ड रहे सही चीज, इसलिए, ठीक है। एक वुमेन डायरेक्टर होता है मैंडेटरी फॉर द लिस्टेड कंपनीज फॉर लार्ज पब्लिक कंपनीज, ठीक है, जो जेंडर डाइवर्सिटी को खत्म करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर भी होते हैं जो कि अपॉइंटेड बाय द बोर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स, ठीक है।
फिर होते हैं हमारे अल्टरनेट डायरेक्टर, जो कि अपॉइंट होते हैं एक्ट फॉर द डायरेक्टर हु इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर मोर देन 3 months। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए आपको बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बस बताता चलता हूँ और आप लोग देख लो। अगर हम ड्यूटी की बात करें, ड्यूटी ऑफ द गुड फेथ, ड्यूटी ऑफ केयर, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट और नो अनड्यू गेन्स एंड नो नॉन असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, डायरेक्टर्स के केस में आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। और आगे डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो देयर आर अनसाउंड माइंड मतलब डिक्लेयर्ड बाय द कोड एंड फिर दे आर अनडिस्चार्जेबल आइसोलेटेड, बैंकरप्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, डायरेक्टर की। अगर हम लोग जनरल मीटिंग की बात करें तो जनरल मीटिंग इज द फॉर्मल गैदरिंग ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर, मतलब कि जब शेयर होल्डर जितने भी होते हैं वो सब जब मिलते हैं ना, तो हमारी जनरल मीटिंग उसे कहते हैं। ठीक है, सिंस शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दीज मीटिंग आर द प्राइमरी प्लेटफॉर्म वेयर द exercise their the right to make key decisions and review the परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जनरल मीटिंग जो होती है ना, ये सब डिसाइड मतलब ये होती है, इसमें सारे शेयर होल्डर्स मिलते हैं, तो देखते हैं कि जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनने किस तरीके से कंपनी को काम किया है। ठीक है, कैसे कंपनी को बनाया है, किस मतलब किस तरह हिसाब से कंपनी को रन प्रॉफिट में ले गए हैं। ठीक है, इसका बाद आता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है कि साल में हर होती है विद इन द 9 months ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी एनुअल मीटिंग। इसमें क्या होता है, हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब एग्जाम्पल अडॉप्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेयरिंग एंड डिवाइडेड द अपॉइंटमेंट एंड डायरेक्टर्स ऑडिटर्स वगैरह, ये सब चीजें कहाँ होती है, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, ईजीएम जिसे कहते हैं, जो सेक्शन 100 में बताया गया है। एनी जनरल मीटिंग हेल्ड बिटवीन टू एजीएम इज कॉल्ड ईजीएम, यानी दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई मीटिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईजीएम कहते हैं। ठीक है, टू ट्रांजेक्ट अर्जेंट स्पेशल बिजनेस दैट कैन नॉट वेट अंटिल द नेक्स्ट एजीएम, मतलब दो एजीएम के तो टाइम प्रोसेस फिक्स है कि भाई इसी टाइम पे होगी, लेकिन अगर कोई अर्जेंट वर्क आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, जिसके तहत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, तुम लोग अगर साउथ की मूवीज देखी हो ना तो तुमने इस चीजों को ज्यादातर देखा होगा। ठीक है, वहां पर जब तरह दिखाते हैं ना कि भाई बिजनेस हो रहा है, मीटिंग हो रही है, ठीक है, जनरल मीटिंग बुला ली गई है, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रिक्वेसाइट्स ऑफ वैलिड मीटिंग प्रोसीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, पेपर नोटिस जाता है। ठीक है, 21 क्लियर डेज लगते हैं इसको नोटिस मतलब क्लियर कराने में। इसके बाद हमारा क्यूरम। क्यूरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ अ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट टू वैलिडेट स्टार्ट द मीटिंग। मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कितने लोग चाहिए ये करते हैं। प्राइवेट में 2 मेंबर तो होने चाहिए पर्सनली प्रेजेंट। पब्लिक कंपनी की बात करें, अगर 1000 मेंबर है तो 5 मेंबर तो होनी चाहिए। अगर 101 से लेकर 5000 तक मेंबर है तो 15 मेंबर तो होनी चाहिए। अब 5000 है तो 30 मेंबर तो होने ही चाहिए। Adjournment in if a quorum is not present within 30 minutes the meeting is adjourned to the next week। अगर ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होती है तो हमारे नेक्स्ट वीक शेड्यूल कर दी जाती है। फिर चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन इज द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। इफ द आर्टिकल डू नॉट स्पेसिफाई अ चेयरमैन द मेंबर्स प्रेजेंट इलेक्टेड वन ऑफ देमसेल्फ बाय शो ऑफ हैंड्स, मतलब चेयरमैन जो हेड पर्सन बनाया जाता है और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग भी डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि कौन हमारा चेयरमैन होगा। ठीक है, और वही जो मालिक होता है वो चेयरमैन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, मेंबर हु कैन नॉट अटेंड कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। अच्छा, प्रॉक्सी जो तुम लोग क्लासेस में लगवाते रहते हो तो वही चीज़ यहाँ भी है, प्रॉक्सी। अ मेंबर हु कैन नॉट अटेंड कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी अनदर पर्सन हु नीड टू बी मेंबर, मतलब अगर कोई चीज़ वहाँ नहीं पहुंची तो उसके बिहाफ पे प्रॉक्सी लग जाती है, मतलब किसी और को पहुंचा दिया जाता है। लिमिटेशन, अ प्रॉक्सी कैन ओनली वोट ऑन अ पोल नॉट शो ऑफ हैंड एंड कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग, मतलब बोल नहीं सकता है लेकिन हाँ वोटिंग में दे देता है, वही पोलिंग वाले वोटिंग पे। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, मिनट्स आर द फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। टाइमलाइन क्या होती है, दे मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड साइंड इन द मिनट्स बुक विद इन 30 days ऑफ द मीटिंग। और लीगल वेट की बात करेगा तो मिनट्स सर्व एज द एविडेंस ऑफ द डिसीजन मेड। ठीक है, टेम्परिंग विद मिनट्स इज का क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, अब आता है हमारा ऑडिटर। ऑडिटर क्या होता है, देखो सभी चीजें बता दिया हूँ, अब इतनी बड़ी कंपनी बना लेना अपनी कि हाँ हो जाए, पहले उससे पहले एक को पेपर पास कर लेना। ठीक है, पहली चीज आती है मीनिंग ऑफ रोल क्या है। ऑडिटर इज द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट टू एग्जामिन द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ये क्या करते हैं, मेन चीज क्या है, द प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड अ अनवाइज्ड ओपिनियन। ठीक है, मतलब अनवाइज्ड ओपिनियन, जो भी अनवाइज्ड ओपिनियन है, आई थिंक ऑडिटर बीच में भी आया था। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, तो ये कौन देखता है, ऑडिटर देखता है। क्वालिफिकेशन क्या लगती है, तो क्वालिफिकेशन ये हमारी होती है कि भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन कैन ऑफिस और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन डेब्ट टू द कंपनी फॉर मोर देन 5 लाख। ठीक है, रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द मतलब
वो कोई रिलेटिव वगैरह नहीं चाहिए डायरेक्टर वगैरह का, ठीक है। और आप पर्सन कैन कन्विक्ट ऑफ फ्रॉड फॉर 10 ईयर कन्विक्शन, और कोई फ्रॉड वगैरह उस पर नहीं होना चाहिए कि चार्जेस वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें। अगर हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अगर फर्स्ट ऑडिटर को कहते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे डिफाइन करते हैं, और सब्सिक्वेंट वाले की शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो करते हैं। टाइम लिमिट जो होती है वो 30 डेज फॉर रजिस्ट्रेशन होती है, और उसका फर्स्ट एजीएम होता है, जो एजीएम वाली मीटिंग होती है, ठीक है। और टेन्योर उसका जो होता है अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, और इसका जो टेन्योर होता है फॉर 5 ईयर्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एंड तक हमारा गवर्नमेंट ऑडिटर होता है जो कि होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। सीएजी, याद करो सीएजी को कौन अपॉइंट करता है, हम लोग ने अभी यूनिट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा करते थे, याद है। तो वही सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। टाइम लिमिट होती है 60 डेज की, अंटिल कंक्लूजन फर्स्ट एजीएम, टेन्योर होता है इनका, ठीक है। राइट एंड पावर ऑफ ऑन ऑडिटर की तो राइट टू एक्सेस होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू अटेंड मीटिंग्स एंड राइट टू साइन रिपोर्ट। तो ये सब किसके पास राइट है, ऑडिटर के पास राइट है, ठीक है। सारे ये पॉइंट्स लिख के आ जाना अच्छे से। इसके अगर हम ड्यूटी की बात करें ऑडिटर की, तो ड्यूटी टू रिपोर्ट, ड्यूटी टू इंक्वायरी, ड्यूटी टू कंप्लीट विद द स्टैंडर्ड्स एंड ड्यूटी टू रिपोर्ट, फ्रॉड वगैरह की रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कौन करता है, किसकी ड्यूटी में आता है, ऑडिटर की ड्यूटीज़ में आता है, ठीक है। क्योंकि उसे क्या रखना है, अनबाइस्ड रखना है कंपनी में सारी चीज़ें। और अगर हम लोग बात करें रिमूवल की, तो रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर बिफोर दिस टर्म एंड द कंपनी इज नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट and must pass a special resolution. The auditor must be given a reasonable opportunity of being heard. और अगर resignation देना तो an auditor who resign must file format ADT3 with the company and the registrar of companies within 30 days. तो ये सब दो चीज़ें होती हैं, अगर रिमूवल करना तो ये वाली चीज़ें हैं, अगर रेजिग्नेशन देना है तो ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से समझ लो, और जल्दी हम लोग बाइंड अप करते हैं वीडियो को, क्योंकि लंबी बहुत ज़्यादा हो रही है। ई गवर्नेंस को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विस, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड इंटीग्रेट वेरियस स्टैंड अलोन, ठीक है। अल्टीमेट गोल को क्या होता है ई गवर्नेंस का, वो होता है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस यानी कि एस से सिंपल, एम से मोरल, अकाउंटेबिलिटी, एंड फिर टी से हमारा आता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये पांचों चीजें, मतलब स्मार्ट गवर्नेंस क्या गोल है, किसका है, ई गवर्नेंस का गोल है। दिखा देना, मैम खुश हो जाएंगी, या भी जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा। मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस की बात करें तो जो G2C आता है, जिसमें होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि अनेबलिंग द सिटीजन टू एक्सेस सर्विस लाइक पासपोर्ट एप्लीकेशन, टैक्स फिलिंग एंड लैंड रिकॉर्ड वगैरह, ठीक है। G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में आता है स्ट्रीमलाइनिंग द इंटरेक्शन फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, सच एज ई टेंडरिंग एंड लिस्टिंग एंड GST फाइलिंग वगैरह, जो कंपनी वगैरह करती है, ठीक है। फिर G2G की बात करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एंड फिर होता है G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये चारों चीज़ें किसमें, मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस में है, ठीक है। अब हमारे टॉपिक आता है रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस। इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं ई गवर्नेंस में, इंजीनियर्स आर द आर्किटेक्ट एंड बैकबोन ऑफ द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। देयर रोल स्पेंस अक्रॉस द मल्टी डोमेन, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना हो तो इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है कैसा होगा, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर्स एंड डाटा सेंटर इंजीनियर्स, ठीक है, स्टेबलाइज द स्टेट डाटा सेंटर्स टू स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ सिटीजन डाटा। अगर नेटवर्क इंजीनियर्स की बात करें तो बिल्ड अप मेंटेन हाई स्पीड नेटवर्क लाइक स्वान वगैरह, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इंजीनियर्स हर जगह यूज होते हैं, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से। फिर आता है हमारा सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डिजाइन, जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं, जो तुम लोग को पता ही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। और सिस्टम आर्किटेक्चर्स भी आते हैं, इंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी अलाउइंग द डिफरेंट गवर्नेंस सिस्टम्स एंड टॉक टू ईच अदर एंड शेयर डाटा सीमसली। देखो अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो ना, तो तुम्हें पता है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं इतना अच्छे से डेस्कटॉप को यूज़ नहीं कर सकते हैं जितना हम लोग इंजीनियर्स कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर तुम पढ़ रहे हो तो, पर अगर हाँ बस जाते हो कॉलेज और प्रॉक्सी लगा के घर पे, मतलब अपने रूम पे पड़े रहते हो या हॉस्टल में सोते रहते हो, तो भाई सो रहे हो तुम, ठीक है। ओके, तो सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में भी हमारे इंजीनियर्स आते हैं, और बायोमेट्रिक स्पेशलिस्ट में भी हमारे इंजीनियर्स का रोल होता है। तो ये सारे रोल्स किसके हैं, इंजीनियर्स के हैं, ठीक है, जो कि मेंशन कर देना तुम, ठीक है। और हम लोग की चैलेंज की बात करें तो स्केलेबिलिटी के लिए आता है डिजिटल डिवाइडेड एंड लोकलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे की वो है टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव। तो अगर हम कंक्लूड करते हैं ई गवर्नेंस को, तो ई गवर्नेंस इज जस्ट अबाउट द कंप्यूटर्स इन गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन of the relationship between the state and its people while the policy providing the vision. It is the engineer who provides the executive building the secure and scalable and efficient system that make digital India a reliability. तो मतलब ई गवर्नेंस हो गया हमारा कंप्यूटर है गवर्नमेंट के अंदर, और
कंप्यूटर को सिक्योर करना, स्केलेबल बनाना, जो भी काम है गवर्नमेंट का वो डिजिटली करना, तो वो सब कौन करता है? इंजीनियर करता है। तो ये उसका रोल हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा आईटी प्रोफेशनल क्या होता है। आईटी प्रोफेशनल में हम लोग समझते हैं कि इन द मॉडर्न लीगल लैंडस्केप द जुडिशरी हैज द ट्रांजिशन फ्रॉम पेपर बेस्ड सिस्टम टू अ टेक्नोलॉजी ड्राइव। मतलब कि जो अब क्या है कि मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, तो देखो पेपर से सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? डिजिटलाइज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जहाँ तुम किसी भी ऑफिस में देख लो, जज लॉयर वगैरह भी कहाँ पे सब कुछ डिजिटल होने लगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चलते हैं सारी चीज़ें, है ना। तो आईटी प्रोफेशनल की हेल्प बहुत जगह आ रही है, ठीक है। जिसमें हमारा दो आईटी प्रोफेशनल का दो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द केस इंफॉर्मेशन सिस्टम CIS। तो इसमें जैसे ई फिलिंग हो जाता है, केस ट्रैकिंग हो जाता है, और डिजिटल अचीव हो जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ई कोर्ट्स एंड वर्चुअल हियरिंग। तो वर्चुअल हियरिंग अभी जो मैंने बताया ना, वर्चुअल हियरिंग वगैरह होती है, उसमें भी हमारा आईटी प्रोफेशनल की यूज़ होती है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, वहाँ से जज साहब अपना सुना रहे हैं कि भाई तुमने ये गलत किया, यहाँ वकील अपनी वो तारीख पे तारीख मांग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो डेट मैनेजमेंट एंड नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रांट, ये भी चीज़ें एक है, ठीक है। डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। एंड साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चल ही रहा है भाई, कि फायरवॉल्स वगैरह इंक्रिप्शन वगैरह करना पड़ता है। तो ये सब आईटी प्रोफेशनल वगैरह ही मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इमरजेंसी टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी, एडवांस आईटी रूल्स न्यू इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जिसमें हमारा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पीच टू टेक्स्ट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तीन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रही हैं, ठीक है, हर फील्ड में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे जज होता है, कोर्ट स्टाफ होता है, उन सब की क्या है, ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई जाती है, ताकि वो लोग आईटी प्रोफेशनल के थ्रू ट्रेनिंग होती है, ताकि वो मास्टर ट्रेनर बन सके। मतलब ट्रेनर टीच, उन्हें भी थोड़ी नॉलेज हो जाए ना कि कैसे होता है, ई सिग्नेचर वगैरह कैसे करने पड़ते हैं, हियरिंग वगैरह कैसे होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम समरी की बात करें, तो समरी ये रही आईटी प्रोफेशनल की, तो मैं अच्छे से देख लेना। आईटी डोमेन क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, AI एनालिटिक्स एंड यूजर सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनके बारे में ये लिखा हुआ है इम्पैक्ट क्या है जुडिशरी में, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर हम बात करें अपना जो लास्ट टॉपिक आई थिंक, नीड फॉर रिफॉर्म्ड इंजीनियर सर्विस एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। तो अगर बात करें इवॉल्विंग ऑफ इंजीनियर्स की, इन द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया इंजीनियर सर्विस मोर प्राइमरी फोकस्ड ऑन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोड वगैरह डैम बनाने के लिए ही इंजीनियर्स का पहले देखा जाता था। लेकिन आज के समय क्या है, विकसित भारत है। विकसित भारत है तो क्या है, डेवलपमेंट वगैरह, तो गवर्नमेंट्स को क्या चाहिए भाई, हाईटेक डोमेन लाइक AI, स्मार्ट सिटीज, ग्रीन एनर्जी एंड साइबर सिक्योरिटी रहे। तो इसलिए हमारे क्या इंजीनियर्स की डिमांड और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें यूनियन लेवल पे, तो फॉर्म जनरलिस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट, यानी कि देखो मैनी टेक्निकल डिपार्टमेंट आर लेड बाय अ एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नलिस्ट। रिफॉर्म इज द नीडेड टू इंश्योर डोमेन एक्सपर्ट लीड टू टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेट, रिड्यूस पॉलिसी लैग एंड इंश्योर टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि देखो यार, जितनी भी जो संस्थानें चल रही है ना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो काम है ना, वो अब चाहिए उन्हें कि भाई डिजिटली हो जाए, और उसमें कोई खराबी भी ना रहे। तो वो क्या है कि प्रोफेशनल्स को रखते हैं, हायर करते हैं। इसलिए हमारे क्या है, इंजीनियर्स की वहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो यूनियन में भी अलग अलग चीज़ें हैं, और स्टेट लेवल पे भी अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर बात करें तो जैसे मिशन कर्मयोगी इंटीग्रेशन, ठीक है। एक फिर दूसरा आ जाता है लिटरल एंट्री एंड स्पेशलाइज्ड कैडेट्स कैडर्स, ठीक है। इसका फिर वाई रिफॉर्म इज नीडेड एट द स्टेट लेवल, उसमें हमारी ये सारी चीज़ें कि एड्रेसिंग द ट्रस्ट डिफिसिट एंड द टेक्निकल प्रिपेयर टू बिल्डिंग द इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एंड GIS वगैरह एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर एटोमेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आराम से आप लोग पढ़ लो आराम से और कर लो, ठीक है। एंड देन फिर हमारा आगे जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी से रिलेटेड है। तो बस आपका ये यूनिट में इतनी सारी चीज़ें हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लोग। इसके बाद अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट कर लेना, PDF मिल जाएगी। और अपना पेपर जो कल है परसों है जब भी है, तो अच्छे से फोड़ कर आना, ठीक है। बस पढ़ लो और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।